आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट शेखावाटी मिशन 100 की के जो नोट्स हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हम वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो और हमारी परीक्षा में आने वाला कंटेंट हो। तो ये शेखावाटी मिशन 100 की एक ऑथेंटिक टीम, शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी ऑथेंटिक टीम सिलेक्टेड लेक्चरर्स द्वारा तैयार की जाती है और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग किस चैप्टर से कितने मार्क्स का अपना कंटेंट आएगा, किस चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट अपना तैयार किया जाता है। तो ये ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं किस चैप्टर से आपने निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। तो मानचित्र का जो कार्य है वो 5 नंबर का आपका आने वाला है और जो आपने निबंधात्मक प्रश्न है वो किस किस चैप्टर से आने वाले हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर हल करते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसको थोड़ा जूम कर ले। सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान की तरफ बहती है हिमालय से निकलकर, उस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी और उस सभ्यता का पहला जो स्थल था वो हड़प्पा नामक जगह पे मिला था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यहाँ ईंट, मनके और अस्थियाँ ये हमें किस बात का संकेत कराती हैं, उसी के बारे में ये चैप्टर है पूरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हम देखते हैं, उसमें पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। वर्तमान के पाकिस्तान में कौन से स्थल हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, बालाकोट, चोलिस्तान और थार के रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं ये सभी क्षेत्र। फिर अफगानिस्तान में है सोतुरघई, बहरीन दिलमुन, ओमान मगान, अरब प्रायद्वीप है उसके दक्षिणी पूर्वी छोर पर हैं। गुजरात में कौन सा स्थल है? धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर। राजस्थान में कालीबंगा, गणेश्वर, जोधपुरा जो कि खेतड़ी में है। हरियाणा में कौन से हैं? राखी गड्डी और बनावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से कौन से बनेंगे? हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो कौन सी है? तो सब अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों में भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताती जाऊंगी। तो हड़प्पा सभ्यता में बाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, कौन थे डायरेक्टर जनरल? कनिघम। पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक शुद्धता का समावेश किसके द्वारा किया गया था? तो व्हीलर के द्वारा। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है? माल गोदाम, जिसको अनानागार बोलते थे। अन्न रखने का जो स्थल होता था उसे अनानागार, और ये मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में क्या सही है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता से जो लिपि प्राप्त हुई है वो किस प्रकार की है? तो एक भाव चित्रात्मक लिपि थी और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी तथा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इनके चित्रों की संख्या अधिक है, लेकिन 375 से 400 उपरोक्त सभी। लघुत्रात्मक प्रश्न, हड़प्पाई मोहर किसके द्वारा बनाई जाती थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सैलखड़ी पत्थर से क्या बनाया जाता था और मोहर किस पत्थर से बनी होती थी? सैलखड़ी पत्थर से ही क्यों बनाई जाती थी? हड़प्पा मोहरों पर क्या उत्कीर्ण था? तो जानवरों के चित्र और लिपि के चिन्ह, जिन्हें अब तक भी नहीं पढ़ा जा सका। हड़प्पा क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के विषय में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? किन पुरातत्वविदों की जानकारी मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं? मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बनवाली जो कि हरियाणा में है, चोलिस्तान पाकिस्तान में है। किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? ये भी इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा राजस्थान से। किस स्थल से सिंचाई नहर के अवशेष मिले?
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने। जलाशय तालाब के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात के धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज को पीसने के लिए कौन से साधन उपलब्ध उस समय थे? तो अवतल चक्कियाँ हुआ करती थी। बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या होती थी? नियोजित जल निकासी। नियोजित तरीके से प्लान बनाकर इस प्रकार की नाली व्यवस्था होती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ग्रिड सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क और गलियां किस पद्धति में बनी होती थी? ग्रिड पद्धति में, यानी एक दूसरे को काटते हुए। हड़प्पा कालीन सभ्यता में भूमि तल पर बनी दीवारों और खिड़कियों की अनुपस्थिति किस बात की ओर इशारा करती थी? कि वो एकांतता दिए जाने वाले को, हड़प्पाई जो लोग थे वे अपनी एकांतता को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो की ऐसी सार्वजनिक रचनाएं जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। माल गोदाम और विशाल स्नानागार। फ्रेयांश क्या है? तो घिसी हुई रेत तथा बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थ जिनसे कीमती छोटे पात्र बनाए जाते थे उसको कहते थे फ्रेयांश। पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्तियां कौन सी थी? चौहंदड़ो। मनकू में छेद करने के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? चौहंदड़ो, लोथल और धोलावीरा से। शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र होते थे वो कहाँ मिले हैं? नागेश्वर और बालाकोट। लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा था? कॉर्नेलियन। कहाँ से प्राप्त किया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा काल में मोहर निर्माण हेतु शैल खड़ी कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात से। तांबे की असाधारण संपदा कहाँ से मिली? गणेश्वर, जोधपुरा, खेतड़ी से। आज भी खेतड़ी कोपर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल है। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी के क्षेत्र के गणेश्वर, जोधपुरा से। जो मेसोपोटामिया एक स्थल था वहाँ के लेखों में मगान उल्लेख किसके लिए किया गया? ओमान के तांबे के एक स्रोत के लिए। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहरीन द्वीप के लिए। मेसोपोटामिया के लेखों में मलूहदा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के लिए, जो कि एक नाविकों का देश हुआ करता था। पुरातत्वविदों के अनुसार, पुरातत्वविद होते हैं जो प्राचीन अपने ऐतिहासिक स्थल है उनकी खोज करने वाले, जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करने वाले, उनको कहते हैं पुरातत्वविद। उनके अनुसार हाजा पक्षी क्या था? मोर। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों को का देश किसको कहा गया है? हड़प्पा सिंधु सभ्यता को। ऋग्वेद में उल्लेख पूर्व शब्द का प्राचीन किला या गढ़ पुरंदर किसे कहा गया है? तो आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर या गढ़ विध्वंसक कहा गया है। हड़प्पा के समान मोहरे मोहनजोदड़ो के किस पुरातत्ववेत्ता ने खोजी? रखलदास बनर्जी। पूरे विश्व के समक्ष नवीन सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी की खोज की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? 1924 में जॉन मार्शल द्वारा। खुदाई में एक समान क्षितिज इकाइयों के बजाय कई नई तकनीक टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण का आरंभ किसके द्वारा किया गया? I.M. व्हीलर द्वारा। वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। किन संरचनाओं को अनुष्ठान के महत्व का माना गया है? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार और कालीबंगा व लोथल की वेदियों को। ऋग्वेद का संकलन काल कब माना गया है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। निबंधात्मक प्रश्न इससे कौन सा बन रहा है? तो निबंधात्मक प्रश्नों में सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी दीजिए। तो कौन कौन से पत्थरों से शिल्प कला की जाती थी? तो उन्नत शिल्प उद्योग हड़प्पा सभ्यता का जो शिल्प उद्योग था वो उन्नत था। शिल्प कार्यों में मुख्य रूप से मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म यानी धातु के कार्य करना यानी धातु के औजार वगैरह बनाना, मोहर बनाना, बाट बनाना आदि। चौहंदड़ो में एक बस्ती मिली है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में का ही कार्य करती थी। मनकू के निर्माण में प्रमुख रूप से विविधता थी। तो ये मनके अलग अलग प्रकार के होते थे। शैलखड़ी पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु इसके लिए प्रयोग की जाती थी। शंख, फ्रियांश और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में ही होता था। कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ के भी बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से ये
अति विकसित शिल्प कला थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सेलखड़ी पत्थर का ही प्रयोग क्यों किया जाता था मनके बनाने में? तो सेलखड़ी पत्थर मुलायम पत्थर होता था जिस पर आसानी से कार्य किया जा सकता था, इसलिए सेलखड़ी पत्थर को सांचे में ढालना भी आसान होता था और आसानी से उस पर कार्य किया जा सकता था। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उद्योग हेतु माल प्राप्त करने की नीतियों का विवेचन कीजिए अथवा व्यापार की विशेषता बताने की किस प्रकार से व्यापार होता था, तांबे का व्यापार कहाँ से कहाँ तक होता था। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं विश्वासों की व्याख्या कीजिए, वो कौन कौन से देवताओं को मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, कौन से देवता को मानते थे। तो ये इसमें प्रथा और विश्वास, किस भगवान में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, उन तथ्यों पर प्रकाश डालिए जो इंगित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में एक शासन प्रणाली मौजूद थी। हड़प्पा समाज में शासक वर्ग द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है वो है एक सुनियोजित नगर निर्माण, अच्छी तरीके से बसे हुए नगर होते थे, बड़े बड़े स्नानागार होते थे, जल निकासी के लिए सुनियोजित व्यवस्थाएं होती थी, नियोजित नाली व्यवस्था होती थी। धोलावीरा से जलाशय मिला है, लोथल और ये अलग अलग स्थानों से अलग अलग स्नानागार मिले हैं। सुनियोजित जल निकासी थी। सामाजिक जीवन संगठित और सामाजिक जीवन था वो संगठित और श्रम प्रधान था। सड़क और नाली निर्माण, मोहर निर्माण। व्यापार किस प्रकार से होता था? हड़प्पा सभ्यता में जल और थल दोनों व्यापार उन्नत थे, यानी जल मार्ग से भी और थल मार्ग से भी दोनों व्यापार होते थे और दोनों ही उन्नत थे। बाट और नाप के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती थी। लिपि किस प्रकार की थी? तो लिपि के बारे में ऊपर हमने देख लिया कि ये भावात्मक लिपि थी। धार्मिक जीवन इनका किस प्रकार का था? तो ये हड़प्पा से प्राप्त पुरोहित, राजा और मातृ देवी की मूर्तियां और मोहरों से आदि शिव की उपासना, शिव जी की आदि देव, शिव जी की उपासना, देवों के देव, आदि देव महादेव की पूजा की उपासना के संकेत यहाँ से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति की पूजा और पशु पक्षियों की पूजा और विशाल स्नानागार की रचनाएं यहाँ की पूजा के साक्ष्य देते हैं हमें। राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो उपरोक्त व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रतीत होता है कि जटिल निर्णय लेने एवं लागू करने, विशाल निर्माण, बड़े पैमाने पर श्रमिकों को संगठित करने के लिए एक संगठित सत्ता का अस्तित्व अवश्य ही रहा होगा। तो जो व्यवस्था हम देख रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि एक अच्छी शासन व्यवस्था रही होगी, तभी इस प्रकार का सुनियोजित जो कार्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हो पाया। एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो, आज के शहरों को देखते हुए मोहनजोदड़ो के जो शहरों की व्यवस्था थी वो सुनियोजित थी। तो एक सुनियोजित शहर व्यवस्था के रूप में मोहनजोदड़ो आधुनिक शहरी व्यवस्था से कहीं आगे था, ये स्पष्ट कीजिए। तो एक सुनियोजित शहर था मोहनजोदड़ो जो कि 2 भागों में विभाजित था। 2 भागों में विभाजित मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था जिसमें छोटा भाग जो ऊंचाई पे बना हुआ था उसको क्या कहा जाता था? दुर्ग। और जो भाग नीचे का होता था वो निचला भाग कहलाता था। पुरातात्विक उत्खनन से प्रतीत होता है कि पहले शहर की विस्तृत निर्माण योजना बनाई गई होगी, फिर निर्माण कार्य किया होगा। तो दुर्ग निचला शहर में बटा हुआ था। सड़कें सुनियोजित निकासी प्रणाली थी, कुएं भी बने हुए थे। अधिकांश आवासों में, घरों में कुएं बने होते थे। गृह स्थापत्य भी अच्छा था उस समय का। विशाल स्नानागार बने हुए थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है मोहनजोदड़ो का, इसको अच्छे से याद कर लें आप। मोहनजोदड़ो वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन है आरंभिक नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है आरंभिक राज्य और व्यवस्थाएं। बात करेंगे आरंभिक राज्य और उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी, ये अपना चैप्टर होगा। और इस चैप्टर से आपके जो मार्क्स आएंगे वो 6 मार्क्स का यानी 6 नंबर का आपका स्कोर है वो इस चैप्टर से बनेगा।
तो हम 6 नंबर हैं वो अपने पक्के कर लेते हैं। महाजनपद कालीन प्रमुख नगर, इस अपने चैप्टर से हम कौन कौन सी बातों को पर विशेष गौर करेंगे, कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए ज़रूरी हैं और वो याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम महाजनपद कालीन प्रमुख नगर हैं उनको देख लेते हैं। तो महाजनपद कालीन जो नगर हैं उनमें मगध शक्तिशाली भी था, जो कि आधुनिक बिहार में है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद का मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे जनता रहती हो, तो उनको कहते हैं जनपद। और कई जनपदों को, कई छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बनाया जाता था। तो प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे, ये आपको ध्यान होगा। तो 16 महाजनपदों में से जो मगध था, जो कि आधुनिक बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पे था, क्योंकि प्राचीन समय में राजतंत्र हुआ करता था। तो मगध शक्तिशाली राज्य क्यों था, ये हम आगे पढ़ेंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, इस पे आपको कमांड बनानी है। राजाओं का घर मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र राजधानी पाटलिपुत्र पटना, जो कि आधुनिक बिहार की राजधानी भी है। गंगा सोन नदी के किनारे, ये किस नदी के किनारे है? गंगा और सोन नदी जहाँ से गुजरती है। सवर्णगिरी, सोने के पहाड़, कर्नाटक में। कलिंग किसका नाम था? आधुनिक उड़ीसा का नाम कलिंग। कलिंग का युद्ध आपने सुना होगा, अशोक महान के समय कलिंग के युद्ध से ही अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। तो कलिंग कहाँ पे है? वर्तमान में उड़ीसा में। उज्जैनी आधुनिक मध्य प्रदेश। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मौर्यकालीन राजनीतिक केंद्र, जो कि लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पे स्थित था। पुहार तमिलनाडु समुद्र तट पे स्थित बंदरगाह। तमिलकम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से। माट मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, वो माट कहलाता था। अब इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के बारे में कौन सा कथन यहाँ सही है? जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, सही है। अधिकांश अभिलेखों सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मोहर मुखा करती वाले राजा का नाम लिखा होता था, ये भी सही है। कुछ अभिलेखों पे राजा का नाम अशोक भी लिखा है, तो उपरोक्त सभी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में क्या कथन सही है? तो भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे आरंभिक राज्य नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है, ये भी सही है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी है वह अपना आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और उप समिति, कितनी उप समिति बनाई? 6 उप समिति बनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। दक्कन और उसके दक्षिणी क्षेत्र में स्थित तमिलकम में किन सरदारों का उद्भव हुआ? तो चोल, चेर और पांडे, उपरोक्त सभी का। शासकों ने, कौन से शासकों ने? कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि। शासकों ने, कौन से शासक थे जिन्होंने प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के शासकों के ने जारी किए थे? तो ये हिंद यूनानी। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी से कुषाण शासकों ने जारी किए थे। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का जो मूल है वो कहाँ से है? ब्राह्मी लिपि से। आधुनिक भारतीय लिपि है, उनका मूल, उनकी जो जड़ है वो कौन है? ब्राह्मी लिपि। पश्चिमोत्तर अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी है? खरोष्टी लिपि। रिक्त स्थानों पर अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो करेंगे हम। तो गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। भगवान महावीर और बुद्ध गणों से ही संबंधित थे। 6ठी ईस्वी शताब्दी पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इनका जो शासन था वो फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था, ये हम पढ़ते हैं। तो कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर में
अफगानिस्तान, पश्चिम उत्तर जिसको हम बोल सकते हैं अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। धम्मे के प्रचार के लिए अशोक ने धम्मे महामात्र नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। विशेष अधिकारी होता था धम्मे महामात्र। किसका प्रचार करता था? धर्म का। शिल्पाधिकारम क्या था? तमिल महाकाव्य। कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां कहाँ लगाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट जो क्षेत्र है वहां पे। कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले चीनी स्वयं को स्वर्गपुत्र गुप्त शासकों का इतिहास किन स्रोतों से हमें पता चलता है? तो या तो कोई साहित्य उस समय के लिखे गए सिक्के हों, अभिलेख हों, और कवियों के द्वारा अपने राजा या आप स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई जो प्रशस्तियां हैं उनसे गुप्त शासकों के का जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपना। इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं। तो ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, शक शासक रुद्रतामन ने। जातक कथाएं कब और किस भाषा में लिखी गई? तो जातक कथाएं पहली शताब्दी में लिखी गई थी और मध्य पाली भाषा में लिखी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, कुटिल राजा की कहानी जिससे राजा दुखी, कुटिल राजा की कहानी जिससे राजा दुखी रहते किस जातक में बताई गई है? गंधविंद जातक है। गद तीनों जो जातक है उसमें किसान खास तौर पर क्यों त्रस्त रहते थे? क्योंकि शासक उनके राजकोष को भरने के लिए शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे। यानी जो किसान होते थे उसमें उस पर बड़ा टैक्स लगा देते थे ताकि राजा के पास ज़्यादा से ज़्यादा राजकोष हो। पाली भाषा में गणपति का प्रयोग किसके लिए किया गया है? छोटे किसान और जमींदारों के लिए। आरंभिक तमिल संगम साहित्य गांव के किन वर्गों का उल्लेख हुआ है? यहाँ मनुस्मृति क्या है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी कौन सी शताब्दी में? दूसरी शताब्दी के करीब। जातक कथाओं के अनुसार करों के बचने के लिए जनता क्या उपाय करती थी? कर कम देना पड़े इसके लिए क्या करते थे? तो इसके लिए जंगल की ओर भाग जाना ही उचित समझते थे। भूमि दान क्या होता था? वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दान दे देते थे, उसे कहा जाता था भूमि दान। प्रभावती गुप्ता कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस महिला के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो आरंभिक भारत के सबसे प्राचीन शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पुत्री थी प्रभा गुप्ता, और जिसने पति की मृत्यु के बाद शासन किया था। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। किन लोगों पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था? तो आप देख सकते हैं मछुआरे हों, शिल्पकार हों, घुमक्कड़ हों, संग्राहक हों, पशुपालक हों। उत्तरी कर्षण मार्जित पात्र किसे कहा गया? उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां जिन पर चमकदार कली है वो चढ़ी होती थी। श्रेणी क्या है? उत्पादकों और व्यापारियों का संघ। सबसे पहले कौन से सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे? चांदी और तांबे के आहत सिक्के। इन सिक्कों को आहत सिक्के भी कहते थे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे कबायली गणराज्यों ने भी अपने सिक्के जारी किए। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में होते थे? प्राकृत भाषा में। अशोक के धर्म के सिद्धांत कैसे थे? सरल और सार्वभौमिक थे। सरल थे ताकि सबको समझ में आ जाए, सार्वभौमिक यानी सब पर लागू हो सके, इस प्रकार के धर्म के सिद्धांत होते थे। प्रभावती गुप्ता का उल्लेख किस में हुआ है? प्रभावती गुप्ता द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अपना। मगध के शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। मगध था, ऊपर हमने बात की कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये। तो ये इतना शक्तिशाली क्यों बना बाकी अन्यों के बजाय? 16 तो 15 और भी थे, तो ये इतना शक्तिशाली क्यों था ये बताना है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय की बात है। आधुनिक बिहार का जो एरिया है वहाँ पे महाजनपद
मगध महाजनपद था वो बना, और मगध महाजनपद की भूमि इतनी अधिक उपजाऊ थी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजता था। लोहे की खानें बहुत थी, जो कि आधुनिक झारखंड जो खनिज पदार्थों का एक संग्रहालय है, तो खनिज पदार्थ खूब थे यहाँ। हथियार बनाना आसान था। यहाँ आसपास के जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध हो जाते थे, जो कि उस समय के राजाओं की सेना का प्रमुख अंग हुआ करता था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह का ये जो क्षेत्र था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंगा नदी के आसपास बसना पसंद करते हैं। वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, वहाँ अधिक अनाज उत्पादित होता है, आवागमन सरल हो जाता है। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध की महत्ता का प्रमुख कारण वहाँ के शासकों की नीतियाँ भी थी। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे महान और महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं, जिन्होंने इस प्रकार की नीतियाँ बनाई और उनको लागू भी किया, योग्य मंत्री नियुक्त किए, जिसके कारण ये क्षेत्र दिन प्रतिदिन एक डेवलप क्षेत्र के रूप में बढ़ता चला गया और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में इसका उदय हुआ। महाजनपद की प्रमुख विशेषता बतानी है, महाजनपद की विशेषताएं भी देख लें आप। अभिलेख क्या है, इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, अशोक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधार भी आप देख लें। भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप था, उसके शोध कार्यों का क्या योगदान रहा। अशोक की धम्म नीति क्या थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अशोक की जो धर्म की नीति, धम्म मतलब धर्म की नीति, तो अशोक का मतलब था कि नागरिकों के नैतिक उत्थान हेतु एक धर्म की नीति है वो लागू होनी चाहिए। तो अशोक ने नागरिकों के नैतिक उत्थान के लिए धम्म नीति लागू की थी। और अशोक के जो धम्म सिद्धांत थे वो बहुत ही साधारण थे, सरल थे, सार्वभौमिक थे, सब पे लागू हो सकते थे, जिसके अनुसार लोगों का जीवन और संसार में और अधिक उसके संसार में अच्छा रहेगा। और इसके उद्देश्य हैं लोगों के जीवन को कल्याणकारी बनाना था। धर्म का मतलब जीवन को कल्याणकारी नैतिक बनाना था, जिसमें मुख्य रूप से शामिल था कि बड़ों का आदर करना, सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवक और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं परंपराओं का आदर। अशोक ने धम्म नीति के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक राजकवि अधिकारियों की नियुक्ति की। साथ ही कई इतिहासकारों ने यह भी माना कि अशोक ने धम्म से साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक कृषि के क्षेत्रों में प्रमुख परिवर्तन। मौर्य वंश के बारे में जानकारी। आरंभिक इतिहासकारों के लिए मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था, मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या था, तो ये आप देख लें। साक्ष्य के रूप में अभिलेखों की क्या सीमाएं होती थी। अगला जो अपना चैप्टर होगा, महत्वपूर्ण चैप्टर बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये अपना आएगा 6 मार्क्स का, यानी 6 नंबर का अपना ये चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा था। महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया उसमें कितना समय लग गया था, 47 वर्ष। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाभारत की मूल भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा गया था, यानी मूल भाषा थी। किस राजवंश के राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था, या जिन शासकों को उनके माता के नाम से जाना जाता था, तो ये था सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी, आपने सुना होगा कि माता का पुत्र, माता का नाम पहले होता था, यानी इनका वंश है वो माता के नाम से चलता था, इसलिए इसको कहा गया है मातृ नाम, यानी माताओं का नाम इनके पूर्व होते थे, नाम से पहले लगे होते थे। तो सातवाहन वंश। मनुस्मृति का संकलन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। मनुस्मृति का संकलन किस भाषा में किया गया है, तो ये भी संस्कृत भाषा में किया गया है। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के प्रकार कितने थे, तो ये 8 प्रकारों का उल्लेख हुआ है। सातवाहन कुल में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सीरी सातकर्णी। आरंभिक संस्कृत परंपरा में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था, तो इतिहास की श्रेणी में। विशाल महाकाव्य महाभारत
में वर्तमान में कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक से अधिक, 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र, फिर परपौत्र की जो संपत्ति है वो कौन सी व्यवस्था में होती है? तो ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था में होती है। विवाह के किस प्रकार में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य नहीं, समूह के मध्य ही होते हैं, एक ही समूह के मध्य होते हैं, उनको कौन सा विवाह कहते हैं? उनको कहते हैं अंतर्विवाह। वर्ण व्यवस्था को दैवी व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऋग्वेद का। यानी वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था आप जानते होंगे, 4 वर्ण व्यवस्था, 4 प्रकार की व्यवस्था बताई गई है। वो देवीय व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? ऋग्वेद का। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है? तो सही तो 4 को ही माना गया है। साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी। V.S. सुथांकार कौन थे? संस्कृत के विद्वान थे। चांडालों के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चांडालों के बारे में है कि वो गांव से बाहर रहते थे, ये तो सही है। लोहे के आभूषण पहनते थे, ये भी सही है। फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ये भी सही है। लेकिन पूछा क्या गया है? सत्य नहीं है। तो यज्ञ में भाग लेना चांडालों का काम नहीं होता था। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में 1919 में V.S. सुथांकर प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हुए हैं। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे वो सुथांकर हैं। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सी व्यवस्था का अनुसरण करते थे? पृथ्वंशी का, पिता फिर पोता फिर परपोता, ये व्यवस्था। इंद्र, सूर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता माने जाते थे। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में कितने वर्णों का उल्लेख हुआ है? 4 वर्णों का। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा कौन से हुए हैं? रुद्रदामन, जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। महाश्वेता देवी की लघु कथा का शीर्षक कुंती ओ निषादी। समूह की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था? चांडाल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच की कथा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से परिवार? कौरव और पांडव के बीच। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधी। महाभारत बांधों के 2 दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। सातवाहन शासक दक्षिणी भारत पर शासन करते थे। सातवाहन जो शासक थे वो दक्षिणी पश्चिमी भारत पे शासन करते थे। आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के से जुड़े हुए नियम बताते हैं। आख्यान में कहानी, सामाजिक आचार विचार। आख्यान क्या है? कहानियों का संग्रह है जो कि उपदेशात्मक भाग में आचार विचार के मापदंडों का चित्रण है। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है? भट्ट सारथी। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता कौन हुए? B.B. लाल। और मेरठ जिले में हस्तिनापुर नामक एक गांव में उन्होंने उत्खनन किया है। B.B. लाल को हस्तिनापुर आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। जाति जन्म पे आधारित हुआ करती थी। यावावर पशुपालकों को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। इन्हें असंस्कृत भाषी मलेच्छे समझा जाता था। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने का कार्य कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाभारत का युद्ध किन दो दलों के मध्य था? आख्यान और उपदेशात्मक हमने देख लिया। आख्यान क्या था? कहानियों का संग्रह। और उपदेशात्मक जिसमें सामाजिक आचार विचार के मापदंडों का चित्रण होता था उसे कहते थे उपदेशात्मक। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है?
भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है? द्रौपदी से पांडवों के विवाह की। चांडाल किसे कहते हैं? चांडाल की विशेषता हमने ऊपर देख ली। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चीन से भारत के बौद्ध भिक्षु आए थे, जिनका नाम क्या है? फायान। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच संस्कृत भाषा में हुआ मनुस्मृति का। 1951-52 में मेरठ उत्तर प्रदेश के पास हस्तिनापुर गांव में उत्खनन का कार्य किसने किया था? बीबी लाल ने। सातकर्णी के बारे में हमने देख लिया। स्त्री धन को परिभाषित कीजिए, ये भी आप देख ले। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित दैवीय व्यवस्था में वर्ण कौन से होते थे? तो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कुरुओं की राजधानी का नाम कौन सा था? कौरवों की जो राजधानी थी हस्तिनापुर। पांडवों की पत्नी द्रौपदी किसकी पुत्री थी? पांचाल नरेश द्रुपद की। कुंती और निषादी लघु कथा किसकी है? महाश्वेता देवी की। कौरव किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र और गंधारी के। 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। कौरवों में ज्येष्ठ गंधारी का ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? दुर्योधन। किस सातवाहन शासक ने शक शासक रुद्रदामन के परिवार से विवाह के संबंध स्थापित किए? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। किस बौद्ध ग्रंथ में राजा अवनी पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ मझिकाय में। बहिर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? जो बहिर्विवाह पद्धति है वो अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? और बहिर्विवाह और अंतर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बहिर्विवाह पद्धति कौन सी होती है? जो अपने गोत्र के बाहर विवाह करने की बहिर्विवाह पद्धति होती है। और अंतर्विवाह पद्धति में वैवाहिक संबंध अपने ही गोत्र या कुल में स्थापित कर लिए जाते हैं, उन्हें अंतर्विवाह कहा गया है। बहिर्विवाह पद्धति की 2 विशेषता। इस विवाह पद्धति में वैवाहिक संबंध अपने गोत्र के बाहर स्थापित किए जाते हैं, और इस विवाह पद्धति में कन्यादान यानी विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। मनुस्मृति का उल्लेख पहली और चौथी विवाह पद्धति को समझाइए। तो ये देख लें अपन। मनुस्मृति में उल्लेखित 5वीं और 6ठी पद्धति को भी समझाना है। अधिकतर राजवंश जो होते थे वो प्रीतवंशिका प्रणाली का ही अनुसरण करते थे। इस प्रणाली में क्या विभिन्नताएं होती थी? तो इसमें पिता के नाम से वंश चलता था। गोत्र प्रणाली में 2 नियमों का उल्लेख, ये भी आप देख लें। वर्ण और जाति में 2 अंतर बताने। वर्णों की संख्या 4 थी और वर्ण मात्र 4 थे, परंतु जातियों को कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी। वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था माना गया। जाति जन्म पे आधारित हो जाती थी। तो मनुस्मृति में उल्लेखित चांडालों के कर्तव्य, तो चांडालों के कर्तव्य देख लें आप। चांडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि या निचली श्रेणी में क्यों रखा जाता था? क्योंकि ये कौन से कार्य करते थे? जैसे मरे हुए पशुओं की अंत्येष्टि करना, उनके शवों को जलाना, उनको उठाना, उनके छूना करने का मतलब उन मरे हुए पशुओं को उठाने का काम भी यही करते थे। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीकों का उल्लेख हुआ है? कौन कौन से तरीके से अर्जित कर सकते हैं? विरासत, खोज द्वारा। विरासत यानी जो विरासत के रूप में धन मिलता है पिता से, और खोज वो खुद खोज करे। मनुस्मृति स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? तो वैवाहिक अग्नि के सामने मिली भेंट और वधु गमन के समय मिली भेंट। प्रीतवंशिका और मातृवंशिका में अंतर बताना है। तो प्रीतवंशिका पिता के नाम से चलता है, मातृवंशिका माता के नाम से चलने वाला वंश को कहते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हुए अनेक परिवर्तनों ने समकालीन समाज में क्या प्रभाव छोड़े? ये भी आप देख लें। इतिहासकार किसी ग्रंथ का साहित्यिक स्रोत का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। उन पहलुओं का उल्लेख कीजिए, जैसे ग्रंथ की भाषा, ग्रंथ की विषय वस्तु, लेखक की जानकारी, ग्रंथ का रचना काल का कौन सा रहा। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो चैप्टर है वो होगा 7 नंबर का।
तो 7 नंबर हम कवर करने का प्रयास करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इस चैप्टर से आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न ज़्यादा आएंगे। ईसा की जो प्रथम शताब्दी थी, पूर्व का काल, विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह किया गया है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख हुआ है। कितनी परंपराओं का? 64। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी संपूर्ण विश्व में क्या है? प्राण है, कोई भी बिना प्राण का नहीं है, कोई सब में जीव है। कहने का मतलब सब में जीव है। उस युग को सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व क्या है? अनित्य है। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। बौद्धिस्टों को परम वर्णा जीवन माना गया है। वैष्णववाद में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। कैलाशनाथ मंदिर है, वो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम हुई। यदि आप दिल्ली से भोपाल की यात्रा करेंगे तो सांची के खूबसूरत स्तूप हैं वो देख पाएंगे। कहने का मतलब सांची के स्तूप हैं वो कहाँ पे हैं? भोपाल, मध्य प्रदेश में। राज सूर्यों और अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थकर हो चुके हैं? शिक्षक हो चुके हैं या तीर्थकर हो चुके हैं? 23। आदि तीर्थकर वे महापुरुष थे जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। किसमें पुनर्निर्मित किया गया है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक क्या है? जिनमें बौद्ध की शिक्षाओं को और कहानियों को पुनर्निर्मित किया गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी काल विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना गया है? क्योंकि इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगत्से, यूनान में सुकरात और प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध आदि कई चिंतकों का उदय हुआ। इसलिए ईसा पूर्व की जो प्रथम सहस्त्राब्दी थी वो अति महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस समय ही गंगा घाटी में एक नए राज्य और शहर का उद्भव हुआ। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव देखे गए। जैन साधु और साध्वी द्वारा कौन से व्रत किए जाते हैं? तो अहिंसा। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अहिंसा जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। सत्य, असत्य यानी जिसमें चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य जो कि आपको पता ही है, अमृतसर जिसको कहते हैं। जैन दर्शन के अहिंसा और संपूर्ण विश्व प्राणवान है के सिद्धांत को समझाना है, तो ये आप समझा सकते हैं। तीर्थकर से आप क्या समझते हैं? तो तीर्थकर जो जैन धर्म में जो शिक्षक हुए हैं, शिक्षा देने वाले गुरु हुए हैं, उनको तीर्थकर के नाम से जाना गया है। और ये कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर हो चुके हैं। 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर जो कि महावीर स्वामी हुए। बुद्ध के संदेश भारत के बाहर कहाँ तक पहुँचे थे? तो भारत के बाहर भी बुद्ध के जो संदेश थे वो मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक। सिद्धार्थ यानी बुद्ध द्वारा संन्यास का रास्ता क्यों अपनाया गया? कारण बताना है। तो बुद्ध को ऐसे कौन से सत्य का पता चला कि बुद्ध ने गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास का रास्ता अपना लिया? तो इसमें सिद्धार्थ ने एक सारथी के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे जब सिद्धार्थ, तब उन्होंने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य, जिसमें से एक जर्जर शरीर युक्त वृद्ध व्यक्ति, कमजोर शरीर हो जाता है वृद्धावस्था में, तो जो कि चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, तो वृद्ध व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा। एक मृत जो कि उसकी शव यात्रा निकल रही थी उसको देखा। और प्रश्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। ये चारों जो दृश्य देखे तो महात्मा बुद्ध ने सन्यास का रास्ता ग्रहण किया। बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? तो मानव जीवन का जो परम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश क्या था? तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है।
बड़ा ही शानदार वाक्य है ये, वर्तमान जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है महात्मा बुद्ध का ये संदेश। उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, अपने अंदर झांको, खुद के अंदर। जैसे हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, राम रसायन तुमरे पासा। हमारे पास वो रसायन है जिसको हम ढूंढ नहीं पाते और हम कहीं और ही भटकते रहते हैं, हम और ही ढूंढते रहते हैं। तो हमारे अंदर वो ज्योति है जिसको हम खुद ही ढूंढ सकते हैं, कोई दूसरा ढूंढ के हमें नहीं दे सकता। बुद्ध ने किसके कहने आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में शामिल किया था? तो कौन थे वो? उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे। और अब उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उनको पहली भिक्षुणी बनाया था। बौद्ध धर्म की कार्य प्रणाली बतानी है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली होती थी? तो एक प्रकार की जनतांत्रिक प्रणाली होती थी जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली का रूप है। संघीय कार्यों में प्रत्येक भिक्षु के अधिकार समान थे और संघ की सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव सदस्य बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। जिस विषय पर सदस्यों में मतभेद होता था तो मतदान द्वारा निर्णय किया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता कि नहीं? 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो विनय पिटक और विनय पिटक को हम देख सकते हैं कि इस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार और उनके विधि निषेधों का संग्रह होता था। यह आप देख लें। बौद्ध धर्म का तीव्रता से विस्तार होने का क्या कारण था? बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला, इसके भी कारण देने। आपके मतानुसार स्त्री पुरुष बौद्ध संघ में क्यों जाते थे, ये भी कारण देना है। स्तूप से आप क्या समझते हैं? बौद्ध दर्शन की प्रमुख मान्यता बतानी। बौद्ध दर्शन विश्व अनित्य है। विश्व है वो क्या है? अनित्य है, उस लगातार बदल रहा है, आत्मा विहीन है, क्योंकि वहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। ये किस मुख्य दर्शन था उसका? बौद्ध धर्म का। मध्यम मार्ग अपनाया, घोर तपस्या भी नहीं और घोर भोग प्रवृत्ति भी नहीं, उसके बीच का रास्ता अपनाना ही श्रेष्ठ रास्ता बताया। अनिश्वरवाद, बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसका मानना है कि प्रत्येक वस्तु विशिष्ट परिस्थिति और कारण से उत्पन्न होती है। समाज का निर्माण इंसानों ने किया है। निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति, दीपक का बुझ जाना, समूल नष्ट हो जाना यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना को निर्वाण माना है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे और इनके जीवन से जुड़े स्थान हैं? कौन कौन से स्थानों पे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हम सबको पता है महात्मा बुद्ध हैं। उनका जन्म कहाँ होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, उनका वो निवारण कहाँ होता है, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, ये सब स्थल आपको पता होना चाहिए। तो कपिल वस्तु का संबंध क्या है? कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कौन? बुद्ध के पिता, महात्मा बुद्ध के पिता लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनको निवारण प्राप्त हुआ। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्पष्ट कीजिए। तो स्तूप के बारे में देखना आपको। स्तूप की संरचना कैसी होती थी? तो स्तूप गोलाकार होते थे। स्तूप कैसे बनाए जाते थे ये भी देख लें। थेरी से आप क्या समझते हैं? बौद्ध धर्म में ऐसी महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया हो उनको किस नाम से जाना जाता था? थेरी के नाम से। वैष्णव और शैव जो परंपरा थी, वैष्णव यानी विष्णु जी को मानने वाले, शैव यानी शिव जी को मानने वाले, उसमें अंतर बताना है। मंदिर स्थापत्य में गर्भगृह और शिखर से आप क्या समझते हैं? तो गर्भगृह होता था, वहाँ पे देवता की मूर्ति स्थापित होती थी और शिखर का जो ढांचा था वो मंदिर के ऊपर होता था, उसे शिखर कहा जाता था, ऊंचा होता था। ये सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? इसके पीछे कारण क्या है? तो अमरावती की खोज 1797 में हुई, सांची की खोज हुई 1818 में। अमरावती की खोज के समय विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए कि किस पुरातात्विक अवशेष को उठाकर वे ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षिका करना अधिक महत्वपूर्ण था। भोपाल की बेगमों ने सांची के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया,
जबकि अमरावती के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। ये भी देख लें आप, सांची स्तूप को किसने संरक्षण दिया, वाल्टर एलियट कौन था, उपनिषद क्या थे, इनसे हमें क्या पता चलता है। तो उपनिषद जीवन, मृत्यु और ब्रह्मा से संबंधित गहन विचारों वाला एक ग्रंथ था, जिससे हमें पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के पश्चात जीवन की संभावनाओं और पुनर्जन्म के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे। और वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि अतीत के कर्मों का पुनर्जन्म के साथ क्या संबंध है, अतीत के जो कर्म हैं उनका पुनर्जन्म होने पे उनका फल कैसे मिलता है, उनका क्या संबंध है। क्या आप बता सकते हैं कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम क्यों बनाए गए थे। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम होते थे अलग अलग। ये देख लें। थेरी गाथा से आप क्या समझते हैं। तो थेरी गाथा बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ होता था, सुत्त पिटक का एक भाग, उसमें क्या बताया गया है ये भी देख ले। पुरातत्ववेदा H.L. कोल प्राचीन कलाकृतियों के बारे में क्या बता रहे हैं। ये भी देख लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आजीविका जो परंपरा है, नियतिवादी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सांची स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार भोपाल से बाहर जाने से कैसे बच गया। तो सांची के स्तूप के बारे में भी देख लें। अवतारवाद की अवधारणा, 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। वैष्णववाद में विष्णु जी के 10 अवतार बताए गए। वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़े मंदिरों के बारे में बताना है। भक्ति किसे कहते हैं। तो आराध्य देव की पूजा में उपासना और ईश्वर के बीच जो रिश्ता कायम हो जाता है प्रेम और समर्पण का, उसे कहते हैं भक्ति। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा वो होगा यात्रियों के नज़रिए, और ये चैप्टर हमारा आएगा 6 मार्क्स का। तो यात्रियों के नज़रिए।